नमस्कार, सीबी लाइव के पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट शो में हमारे मेहमान हैं झाबुआ के एसपी आईपीएस ऑफिसर श्री पद्मलोचन शुक्ला। उनका अपना जीवन कई लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। उनकी जो काम को लेकर जीवटता है, संवेदनशीलता है, वो नज़ीर बन सकती है कई लोगों के लिए। इसलिए पॉडकास्ट शो में वो हमारे मेहमान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले नमस्कार। पूरे झाबुआ ज़िले के हमारे और सीबी लाइव के जितने दर्शक हैं, सबको मेरा नमस्कार। सर, इस पॉडकास्ट में हम खुल के बात करेंगे और जो आपका जीवन रहा है और जितना मुझे जानकारी है, संघर्षमय जीवन रहा है। तो पहले हमारे दर्शकों को आप ही बता दीजिए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई आपकी? मेरा जन्म जबलपुर में हुआ था। मेरे पिताजी वहाँ पर तहसीलदार हुआ करते थे। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। उसके पश्चात छिंदवाड़ा और सागर, छतरपुर, दमोह और लास्टली फादर के एक्सपायर होने के पश्चात हम लोग रीवा में मैंने अपना जो शिक्षा प्राप्त हुई वहाँ की थी। तत्पश्चात मैंने जो उच्च शिक्षा या जो बेसिकली परीक्षा की तैयारी की वो मैंने इंदौर से की थी। लेकिन मैंने सुना कि एक दुखद मोड़ जीवन में आपके तब आया था जब आप स्टूडेंट थे, शायद सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, और फादर की डेथ हो गई थी। जी हाँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हर बेटे के जीवन का सबसे कठिन समय वही होता है कि जब उसको सँभालने वाला पिता उसके जीवन से चला जाता है। और शायद बिल्कुल सही है कि हमारे परिवार की जो रीढ़ होती है वो पिता ही होता है। और पिता उस तरह से होता है जैसे एक हेलमेट, जैसे मैं अगर पुलिस की भाषा में समझाऊँ, हेलमेट रहता है जो हमारे सिर को किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाता है। तो पिता एक जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ रहती हैं, उनसे आर्थिक, सामाजिक जो भी कठिनाइयाँ रहती हैं, पिता बचाने का कार्य करता है। पिताजी के देहावसान के बाद निश्चित रूप से हमारे परिवार में कोई आपकी आपकी क्या उम्र रही होगी उस समय? मेरी लगभग 16 साल के आसपास मेरी उम्र थी। और फिर जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। जी हाँ, उस वक़्त चूँकि परिवार में और कोई मेंबर नहीं था जो हमारा नौकरी कर रहा हो, तो हम तीनों जो भाई थे, उन्होंने अपना एक संघर्ष चालू किया। ट्यूशन पढ़ा के हमने पढ़ाई चालू की। मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर फाइनल, एमएससी हमने साथ में अपने शिक्षा के साथ-साथ ट्यूशन पढ़ा के भी अपनी जो शिक्षा जो स्नातक लेवल की है और स्नातकोत्तर दोनों शिक्षा ट्यूशन पढ़ा के चालू प्राप्त की है। फिर एमपीपीएससी में आपका चयन कब हुआ और उसके लिए कितने आपने अटेम्प्ट किए? बेसिकली इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जीवन में अगर देखा जाए जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहता है वो साहित्य के अलावा जो गुरुओं का रहता है। हर मोड़ पे आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपके जीवन में एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। सबसे पहले जैसे हमारी माता होती है, प्रथम गुरु रहती है, फिर अन्य लोग जीवन में जुड़ते चले जाते हैं। मेरा जब स्नातकोत्तर के बाद मैंने सोचा कि आगे तैयारी की जाए, चूँकि ऐसा कोई चीज़ नहीं थी कि हमारे घर में कोई व्यवसाय चलता हो या खेती भी ऐसी नहीं थी कि हम खेती करके अपना जीवन गुजर बसर कर लेते। तो मुझे मेरी माताजी ने, जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी पर बहुत जीवट महिला थी, वो भी अब नहीं रही, 3 साल पहले उनका देहावसान हो गया। उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मेरे जो यूनिवर्सिटी के गुरु थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि उन्होंने मेरी क्षमताओं को पहचाना। और जैसे कहते हैं ना कि जो सुनार रहता है वो सोने को पीट के आगे गहना बनाता है, उसी तरह मेरे गुरुओं ने मुझे प्रेरित किया। मैं इंदौर आया और इंदौर आके ईश्वर की असीम अनुकंपा थी कि मेरे पास इतने पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। मुझे वहाँ पर जो गुरु मिले और उन्होंने मुझे संबल दिया और मैं नौकरी के साथ-साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करता रहा। फिर आपने ये क्रैक कब किस सन में की थी एमपीपीएससी? मैं इसके पहले भी उधर बताना चाहूँ क्योंकि मैंने एक हमारे ये जो अभी इंदौर में क्लॉथ मार्केट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उस समय वो हमारे को पढ़ाते भी थे, डॉक्टर मंगल मिश्रा सर और सुरेश कोठारी जी। तो मैं मंगल मिश्रा सर के पास गया। मैंने उनसे बोला कि सर, मैं शायद 1-2 महीने से ज़्यादा यहाँ नहीं रह पाऊँगा कि अगर मुझे इंदौर में कोई काम नहीं मिलेगा। तो वो ईश्वर का असीम अनुकंपा आप कहेंगे कि मंगल मिश्रा सर और सुरेश कोठारी जी ने मुझे बोला कि क्या तुम किसी मैगज़ीन में लिख लोगे? तो मैंने कहा सर मैं कोशिश करूँगा मैगज़ीन में लिखने के लिए। तो मैं जो प्रतियोगिता के लिए हमारी जो मैगज़ीन आती थी, उसमें मैंने लिखना धीरे-धीरे चालू किया
और तत्पश्चात मैंने पढ़ाना भी चालू किया और कई स्टूडेंट्स मेरे फिर निकले और मैंने जो दूसरा अटैम्प्ट दिया उसमें मेरा ये चयन हो गया था। 93 में शायद आपका चयन हुआ था। नहीं, मेरा 95 की पीएससी थी और 97 में 97 की हमारी ज्वाइनिंग हुई है। तो जब आप एमपी पुलिस में आ गए, ज्वाइन हो गए, तो आपकी कहाँ कहाँ पर अभी तक पोस्टिंग रही है? मैं एमपी पीएससी का भी आपको बताना चाहूँगा कि जिस वर्ष मेरा चयन हुआ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो थी उसने फर्स्ट टाइम स्केलिंग पद्धति लागू की थी और मध्य प्रदेश के इतिहास का जो सबसे छोटा बैच रहा है वो हम सभी लोगों का था और हम बहुत कम डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर से थे और उसके अलावा पद ही नहीं थे उस समय। तो चूँकि स्केलिंग पद्धति भी लागू हुई और हमारे बैच में जो जितने भी लड़के चयनित हुए थे सब डिफरेंट सब्जेक्ट के थे। मेरा फिजिक्स था, किसी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, अलग अलग विधाओं वाले अलग सब्जेक्ट वाले बच्चे सेलेक्ट हुए थे, स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। उसके जब हम लोग ने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरी पहली जो एज ए प्रोफेसर पदस्थापना हुई थी वो लकीली इंदौर में हुई। और उसके पश्चात जो बटालियन की ट्रेनिंग्स होती है उसमें मैंने बटालियंस की 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के पश्चात मैं एसडीओपी शुजालपुर रहा, तत्पश्चात मैं एसडीओपी बैतूल रहा। एसडीओपी बैतूल के बाद फिर मेरी सीएसपी इंदौर पदस्थापना हुई। इंदौर पदस्थापना के पश्चात मेरी पदस्थापना एसडीओपी खुरई जो जिला सागर में वहाँ रही। उसके पश्चात मैं भोपाल एसडीओपी के रूप में कार्य करता रहा। मैं उसके पश्चात हमारे महान जो नर्मदा नदी है उसके जो किनारा है बड़वाह में मैंने नौकरी की। उसके तत्पश्चात मेरा प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के पश्चात मैं एडिशनल एसपी महू के रूप में कार्यरत रहा, जहाँ मेरा कार्यकाल मुझे लगता है मतलब मैं सोचता हूँ कि मेरा कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा। और चूँकि महू बड़ा लगता था बड़ा चैलेंजिंग एरिया है, इंदौर का काफ़ी बड़ा एरिया है जो आज इंदौर देहात के रूप में देख रहे हैं। एज ए एडिशनल एसपी के रूप में पहला चार्ज मिलना बहुत चैलेंजिंग जॉब था और हमेशा पुलिस और आर्मी का विवाद वहाँ चलता रहा। पर लकीली मेरा जो टाइम पीरियड रहा वहाँ अवधि रही उसमें मेरा आर्मी से और महू की जनता से बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और मेरा सबसे सफल पीरियड महू का रहा। उसके पश्चात मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुझे एसपी लोकायुक्त जबलपुर पदस्थ किया गया। 4 साल की पदस्थापना के पश्चात मैं बटालियन में डिप्टी कमांडेंट रहा। उसके पश्चात मैं एसपी एसटीएफ भी रहा और जब उसके पश्चात मेरा प्रमोशन हो गया और मेरी फर्स्ट पदस्थापना डीसीपी ट्रैफिक के रूप में भोपाल में हुई। और भोपाल लगभग 8 महीने रहने के पश्चात मेरी फरवरी 2024 में मेरी पदस्थापना झाबुआ जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई थी। आपके कार्यकाल में एक हत्याकांड काफ़ी चर्चित रहा है, इंदौर का भूमि हत्याकांड। ये क्या था और कितना चुनौतीपूर्ण था और कैसे आप लोगों ने इसको डिटेक्ट किया? जी, लगभग ये इसी समय की बात है, जुलाई के आसपास का समय था, काफ़ी बरसात हो रही थी। इंदौर में उस समय का जो माहौल था, इंदौर चूँकि बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव का क्षेत्र एरिया है, आपने सभी ने सुना ही होगा। और तो हमारे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये कर रखा था कि हम सब एक दूसरे के क्षेत्र में रात को चेकिंग किया करते थे। शाम से हम लग जाते थे। मैं उस समय जो आज आप सुनते होंगे कि इमली वाला गुरुद्वारा है, मैं और वहाँ चूँकि हमारा टीआई छुट्टी पे था तो हम दोनों वहाँ खड़े हुए थे, चेकिंग कर रहे थे। एकदम सूचना आई कि जूनी इंदौर जो सिंधी कॉलोनी है वहाँ की जो बगीचे हैं वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, कटी हुई डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो हम दोनों रश करते हुए वहाँ पहुँचे और देखा कि एक बिल्कुल न्यूड लड़की थी जो वहाँ कोई उसको बरसते पानी में फेंक गया था और 2 हिस्सों में उसका शरीर मिला और धड़ से लगभग दोनों हिस्से अलग थे। ये वही दौर था जब आरुषि हत्याकांड भी चर्चाओं में था। जी हाँ, उस समय ये जो नोएडा का हमारा आयुषी हत्याकांड हुआ था उसी के लगभग पैरेलल हमारा इंदौर का भूमि हत्याकांड हुआ था। ये भूमि हत्याकांड बड़ा चर्चित, इंदौर का आज तक के जो सर्वाधिक चर्चित हत्याकांड हुए उसमें सर्वाधिक चर्चित हत्याकांड में से एक रहा है। और जब हम लोग ने पहुंचा, चूँकि डेड बॉडी की पहचान करना भी बड़ा मुश्किल था, लेट नाइट हम लोग 2, ढाई, 3 बजे तक थाने में बैठे रहे, पता ही नहीं चला कौन क्या है। पर हमारी टीम लगी रही। दूसरे दिन जब हम रहे तो दूसरे दिन लोगों ने बताया और जब टीम ने हर सिंधी कॉलोनी के हर घर में सर्च किया, एक एक्टिवा जो खड़ी थी, उस समय एक्टिवा गाड़ी काफ़ी चल रही थी, एक्टिवा खड़ी थी, उसमें खून लगा पाया और वो घर बंद था। तो फिर जब उसमें आगे धीरे धीरे हम लोग ने पूछताछ की तो पता चला वो बच्ची उसी घर की थी और धीरे धीरे वो हत्याकांड खुला और उसकी सास ने, जो लड़की थी,
उसकी सास ने ही उसका मर्डर किया था और बड़ा बीभत्स तरीके से थे। जो बच्ची थी भूमि, वो उदयपुर की रहने वाली थी और यहाँ चूँकि सास और बहू का विवाद था, कुछ दहेज मांगने के कारण भी था, तो उसने उसको जो घर वाला चाकू रहता है वो कैंची से उसके बुरी तरह काट के उसका हत्या कर दी थी। हमारा इन्वेस्टिगेशन इतना अच्छा रहा कि जो जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय और भारत सरकार उच्चतम न्यायालय, उसने उसकी आजीवन कारावास की जो सज़ा थी वो बरकरार रखी है। ऐसा ही एक केस और था इंदौर सराफा का, मुंबई का कोई व्यापारी है, उसकी हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, जूनी इंदौर उस समय काफ़ी प्रेस्टिजियस चार्ज हुआ करता था और वहाँ हमको सूचना मिली है जो काफ़ी दिन पुराना एक अज्ञात मर्डर बंद हो चुका था। हमको सूचना मिली कि मुंबई का व्यापारी है जिसकी डेड बॉडी चंदननगर रोड पे कहीं उस घूरे के नीचे गाड़ के फेंक दी है। बाद में जो माननीय कोर्ट की अनुमति से उसका उत्खनन कराया गया, उसका परीक्षण कराया गया, तो पता चला इस मुंबई के व्यापारी की है। बाद में हमारी टीम ने उसको काफ़ी जो पूछताछ की, असली आरोपी पकड़ लिया। उससे लगभग जो आरोपियों ने उसका जो सोना लूटा था, जो जेवरात लूटे थे, वो हमने पूरे रिकवर कर लिए थे उसमें। अब सर झाबुआ पे आते हैं। आपकी पोस्टिंग को करीब 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। झाबुआ आपको याद करता है कि आपने डीजे मुक्त जिला बना दिया और जो सामाजिक बदलाव की कोशिशें की, दहेज, डीजे, दारू, इसको लेकर चर्चाओं में भी हैं और लोग ये भी कहते हैं कि आप इतने चर्चित हो गए हैं कि चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो कैसे आपने ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला चैलेंज क्या लिया था? आपको क्या लगा कि इस पे काम करने की ज़रूरत है? इसके पीछे मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा कि जब मेरी जो भोपाल में डीसीपी ट्रैफिक के रूप में पदस्थापना रही, चुनाव हुआ था और हमारे जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने जो फर्स्ट बैठक ली थी, उस समय मैं संयोगवश मौजूद था क्योंकि डीसीपी ट्रैफिक को शायद हर जगह जाना रहता था, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोई मीटिंग्स हो या जो भी वल्लभ भवन में मीटिंग्स होती थी, मैं जाता था। उस समय हमारे सीएम साहब का जो माननीय सीएम साहब हैं, उन्होंने ये बोला था कि हम डीजे मुक्त करेंगे सभी ज़िलों को। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ लगी रही और सीएम साहब ने जितने भी संभाग की मीटिंग ली थी उसमें कहीं न कहीं मैं मौजूद रहता था। तो कई बार लोग विरोध भी करते थे, उन्होंने उस चीज़ में अड़े रहे कि डीजे तो बिल्कुल बंद रहेगा। बाद में जब मेरी पोस्टिंग झाबुआ हुई तो मैंने कोशिश की, यहाँ पे जो सामाजिक परिवेश है उसको जानने की कोशिश की किस टाइप से है। मैंने यहाँ की जनता को कॉन्फिडेंस में लिया। यहाँ की जनता ने, मैं आपको कहना चाहूँगा, मुझे यहाँ की जनता का ज़बरदस्त सहयोग मिला। हमारे ज़िले की जो माननीय मंत्री महोदय हैं वो और सभी लोग इसमें काफ़ी बढ़-चढ़ कर सहयोग दिया और उन्हीं के प्रयास का फलस्वरूप रहा कि आज डीजे मुक्त हो पाया है। तड़वी पटेल बड़े अप्रिसिएशन करते हैं आपका कि आपने हम लोगों को साथ में जोड़ के इस अभियान को सफल बना दिया। जब मैंने झाबुआ जॉइन किया तो ये पाया कि इस ज़िले का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हम लोगों ने अध्ययन किया और उसमें क्राइम किस तरह का है। इस झाबुआ की जो सबसे बड़ी आधारभूत संरचना की जो सबसे बड़ी कड़ी है वो तड़वी है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम तड़वियों को अपने कॉन्फिडेंस में लें। तड़वी लोग जब मिले और हम लोगों की आपस में परिचर्चा हुई तो यह पाया कि हम लोग समाज के लिए एक बेहतरी के लिए कार्य कर सकते हैं। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें तड़वी लोग आपस में अपनी दिल खोल के बातें कह सकते थे। जब मैंने उनको रिस्पॉन्स देना चालू किया, हमारी टीम ने रिस्पॉन्स देना चालू किया, तो एक दूसरे की मदद से हमने जो सामाजिक बुराई है उसमें काफ़ी दूर करने का प्रयास की। एक छोटी सी बच्ची जो गुम हो गई थी, उसको लेकर सभी ने देखा कि आप भावुक भी हुए और पुलिस ने उसको युद्ध स्तर पर जाके उसको रिकवर किया। उसके लिए जन संवाद भी हुए, तड़वी पटेलों को भी आपने बैठक बुलाई। तो किस तरीके का सहयोग आपको तड़वी पटेलों से मिला? झाबुआ कोतवाली में एक जो छोटी सी बच्ची थी, बहुत छोटी बच्ची थी, 3-4 साल की बच्ची थी जो बोल भी नहीं पाती थी, वो गायब हुई थी और उसकी घटना ये हुई कि वो उसके माता-पिता अपने भाई का ममेरा करने के लिए माछलिया के पास गई थी। बच्ची अपने घर से दौड़ती-दौड़ती पीछे चली, भागी और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई और पुलिस तक जो खबर आई, वो हमको लेट नाइट वो खबर प्राप्त हुई थाने में। हम लोग 3-4 दिन प्रयास करते रहे, कोई खबर नहीं मिली। बाद में एकाएक विचार आया, क्यों ना हम तड़वी पटेल को अपने इस अभियान में शामिल करें। तो हाँ, पुलिस विभाग द्वारा हमने तड़वी पटेलों को अपने कंट्रोल रूम में बुलाया, उनसे बातचीत की
बच्ची की फ़ोटो दी और जो भी हम प्रयास कर सकते थे उनके साथ अपने जो भी उसके शेयर्स कर कर सकते थे वो हर चीज़ तड़वी पटेलों को शेयर की और उनको कॉन्फिडेंस मिले कि इस बच्ची का हमें रिकवर करने का प्रयास करना है। तो सभी जो तड़वी पटेल साहिबान थे हमारे झाबुआ ज़िले के, वो युद्ध स्तर पे उसमें माने एज़ ए पुलिस बनकर उन्होंने काम किया और हर गाँव गली में ढूँढना चालू किया। लकीली ये रहा कि जो व्यक्ति ले गया था उस बच्ची को सुबेरे 4 बजे मंदिर के पास छोड़ गया। हम लोग ने अनाउंसमेंट भी किया था सभी तड़वी पटेलों से कि अगर कोई ऐसा कर देगा कि धोखे से वो बच्ची किसी के पास चली गई है, तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हमारे उसी आह्वान से जब तड़वी पटेलों ने मेहनत की, तो बच्ची सकुशल हम सभी को मिल गई। लगभग 1.5 साल से आप यहाँ पर एसपी हैं। कानून की आपने कई बार समीक्षा की, अपराधों की समीक्षा की, क्राइम मीटिंग भी होती है। क्या चीज़ आपको कचोटती है कि ये चीज़ें बार-बार हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, वो कचोटते हैं, या कम उम्र की बालिकाएँ चली जा रही हैं और इससे पूरा सामाजिक ताना-बाना, क्राइम सब चीज़ें बिगड़ रही हैं? तो क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है और क्या सोचते हैं कि अब क्या किया जा सकता है? जब फरवरी 2024 में मैंने ज्वाइन किया था, तो जब हमने अपराध की समीक्षा की तो ये पाया कि यहाँ का जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे जो बच्चियाँ हैं, वो एक तो पढ़ाई नहीं करती हैं और कम उम्र की अवस्था में ही झाबुआ शहर से, झाबुआ ज़िले से भाग के अन्य किसी राज्य में चली जाती हैं। ये विसंगति है कि जो तकनीक है, विज्ञान है, उसका हमारे यहाँ ज़बरदस्त दुरुपयोग हो रहा है और मैं तो ये बार-बार जहाँ भी जितने फलिए और गाँव में जाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि जो हमारा सबसे अच्छी चीज़ है, उसका हम सर्वाधिक पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। मोबाइल में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि का जो दुरुपयोग से बच्चों में बुरा प्रभाव पड़ा है। तो हमारी बच्चियाँ एक तो स्कूल से पढ़ाई छोड़ देती हैं और बाहर भाग जाती हैं। फिर हम लोगों ने इसमें पुलिस विभाग के लोगों ने हम सब ने मिलकर सोचा और मैं ये हमेशा बताना चाहता हूँ हमारे इसमें न्यायिक अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े रहे। उन्होंने मुझे सलाह दी। हम लोग ने एक रक्षा सखी टीम का गठन किया और हमारी जो एक सब इंस्पेक्टर अनीता, उसके साथ हमारी 4 लड़कियाँ हैं, कांस्टेबल्स हैं, वो हर दिन हर फलिए में जाकर बच्चियों को जो समाज की कुरीतियाँ हैं और क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, उसका सलाह देती हैं, उनको समझाती हैं और चाहे वहाँ 20 महिलाएँ भी काम करती रहें, उन महिलाओं को भी समझाने का प्रयास करती हैं। तो यह इसका सुखद परिणाम रहा कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष जो लड़कियों के जहाँ से भागने की घटना है, वो काफ़ी कम हुई है। इसी तरह के जो रेप केसेस हैं, उनकी संख्या में भी कमी आई है। दूसरा एक बड़ा दुष्परिणाम है, हमारे यहाँ शराब की प्रवृत्ति अधिक है और बच्चों को हम माँ-बाप चूँकि हर बच्चे को काफ़ी प्यार करते हैं, तो बच्चों को भले वो गरीब है, बच्चों को अच्छी से अच्छी मोटरसाइकिल या स्कूटर दिला देते हैं। पर बच्चा एक तो वो जो हीरो की स्टाइल देखते हैं, मैंने कई बार किसी से पूछा भी कि भाई आप लोग यहाँ बाल ऐसे क्यों कटाते हैं? तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर हीरो का नाम दिया। वो अपना हीरो स्टाइल बताने के लिए जब इतनी स्पीड पे गाड़ियाँ चलाते हैं, शराब पी लेते हैं, उस कारण से एक्सीडेंट्स में हमारे बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी। तो दूसरा हमारा ये रहा कि हम हेलमेट का प्रचार-प्रसार करें। मैंने इसी तारतम्य में सबसे पहले शुरुआत खुद से ही की। झाबुआ ज़िले में 100% पुलिस कर्मचारी हेलमेट लगाता है। लोग ये कहते हैं सर कि आपने अपने विभाग पे तो सख्ती कर ली क्योंकि अनुशासन का ये विभाग है, लेकिन जनता से नरमी बता रहे हैं, तो क्या उनको सिर्फ सुझाव के दौर में है, अपील के दौर में है, या कुछ सख्ती होगी उनसे भी? नहीं, नो डाउट सख्ती होगी उसमें, हम लोग सख्ती कर भी रहे हैं। पहले ये रहता है कि पहले हम लोगों को अपना संदेश पहुँचाएँ। पुलिस विभाग द्वारा लोगों को फ्री हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए और लगातार हमारी ये मुहिम चल रही है कि लोगों तक हम अवेयर कर सकें कि हेलमेट क्यों ज़रूरी है। शॉर्ट फ़िल्म्स भी हम लोग दिखाते हैं और जितने भी तड़वी पटेल साहिबान उनको मिलाकर हम लोग गाँव में प्रचार-प्रसार करते हैं, विभिन्न फलियों में जाते हैं। पर साथ ही हम इसमें कठोरता भी चालू कर रहे हैं कि अगर हमारी चेकिंग रहती, कोई व्यक्ति है बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है, कोई लड़का पकड़ा जाता है, उस पे हम कार्रवाई करते हैं। जनसंवाद पे फिर से आते हैं सर। आपने मेरी जानकारी में 50 से ज़्यादा जनसंवाद शिविर आयोजित किए हैं गाँव में, फलियों में। क्या जब आपके परस्पर संवाद होते हैं तो आदिवासी समुदाय के बीच से क्या निकल के आता है और क्या वो चीज़ आपकी उम्मीद बनती है? मुख्यतः मैं बताना चाहूँगा कि हमने जब रक्षा सखी चालू किया, तो ये ईश्वरी ही प्रेरणा थी कि जो जो जनसंवाद का एक प्रक्रिया चालू हुई।
एक यहाँ काली देवी में एक गांव है, वहाँ से हमने इस चीज़ को चालू किया। और बाद में वो ऐसा रहा कि वो जो गंगा बह रही थी वो आगे बढ़ती चली गई। मैं झाबुआ की जनता के बारे में विशेषकर आपको बताना चाहूँगा, लोग कुछ भी बोले, पर यहाँ की जनता बहुत स्वच्छ मन की है, स्वच्छ हृदय की है। जब हमने उनसे वन टू वन बात की, तो उसमें जब जनता के अगर 100 परसेंट लोग थे, तो उसमें 70% लोगों ने हमारी बात मानना चालू किया और गाँवों में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। मुझे कई लोग आके बोलते हैं, अगर यहाँ शराब का प्रचलन होता था शादियों में, तो वो लगभग खत्म हो गया है। इसी तरीके से जब हम प्रचार से यहाँ की सूदखोरी या अपने उनकी बात करते हैं सूदखोरी की, या जो चांदी लोग चढ़ाते थे, तो जब हम लोगों ने बताया कि सर पिछले साल किसी शादी में अगर 3 किलो चांदी चलती थी, तो इस बार वो लगभग 1 किलो आ गई हो। और कुछ ऐसे विवाह भी हुए जहाँ हम बिल्कुल कोई दहेज नहीं लिया गया। आप भी ऐसी शादियों में गए, मैंने देखा 5-7 शादियों में आप अटेंड किया, आपने प्रमाण पत्र भी दिया, तो उसके पीछे क्या सोच थी? वही मैं कहना चाहूँगा कि जब ये विभिन्न स्थानों में हमारे सम्मेलन हो रहे थे, एक राणापुर में कुंदनपुर ग्राम है, वहाँ पे जब हमारा उस ग्राम में सम्मेलन हो रहा था, तो मैंने एकाएक बोला, जो हम चूँकि हमारा वन टू वन बातचीत होती है हर व्यक्ति से, हमारी बातचीत हुई, तो मैंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे शादी करेगा जो बिना दहेज, बिना दारू, बिना डीजे की होगी, तो मैं वहाँ स्वयं आऊँगा। जब चूँकि मैंने प्रण ले लिया था, फिर मुझे सूचना मिली कि ये कहीं शादियाँ हो रही हैं, तो यथासंभव जहाँ मेरी कोई लॉन्डा ऑर्डर नहीं रहा है या मैं कहीं यहाँ उपलब्ध था कि किसी ड्यूटी में नहीं था, तो मैं वहाँ पहुँचा और वर वधू को हमारी टीम ने आशीर्वाद दिया और साथ में पुलिस विभाग की तरफ से हमने उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया है। एक बुनियादी सवाल है सर कि अक्सर जो ग्रामीण होते हैं या आम नागरिक होते हैं, पुलिस से डरते हैं, कम से कम थाना चौकी स्तर पर डरते हैं। आपके समय में ये डर कम हुआ है, क्या आपको लगता है कि कहीं इसके लिए निचले स्तर पर पुलिस भी दोषी है या फिर संवाद की कमी है? क्या आपको लगता है और ये कैसे दूर हो सकती है समस्या? इसके लिए जो हमारा पुलिस का इतिहास है, नो डाउट कहीं ना कहीं वो उसके लिए जिम्मेदार है कि हम एक बार इम्पीरियल पुलिस थे, इम्पीरियल पुलिस के बाद हम प्रजातांत्रिक पुलिस में बदले हैं। तो वो एक बदलाव की प्रक्रिया रही, वो उतना सेटअप नहीं हो पाया, पर पुलिस भी धीरे धीरे बदल रही है। और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीजी सर हैं, आईजी सर हैं, उन्होंने लगातार वो पुलिस संवाद शेयर करने का जोर देते हैं। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देखा होगा, वो लगातार जनसंवाद की बातें करते हैं। हमारे कई सीनियर्स रहे जो रिटायर हो गए, वो भी हमेशा जनसंवाद की बात किया करते थे। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने यहाँ जनसंवाद चालू किया और नो डाउट धीरे धीरे हमारे जो निचला तबका है, उनको ये सब चीज़ें नहीं मालूम है कि क्या कैसे पुलिसिंग होती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी नीचे समझें, जनता को एज ए ह्यूमन बीइंग या मनुष्य की तरह ही ट्रीट करें कि हो सकता है कि उस जो टेबल के उस तरफ है हमारा भाई ही बैठा है, तो हम उससे आपस में सेम प्लेटफॉर्म पर रह के बात करें ताकि उसके दुख दर्द तो हम दूर कर सकें। एक शब्द है भांजगड़ी, जो यहाँ काफ़ी चलता है। भांजगड़ी पर आपने कई बार प्रहार किए हैं। अब इसमें दो बातें आती हैं कि एक तो अगर समाज अपने सहमति से मामले निपटाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, जैसे गांधी जी भी बोलते थे, ग्राम स्वराज। और दूसरी तरफ ऐसी भांजगड़ी है जो गंभीर अपराधों में भी नहीं होना चाहिए, हो जाती है। सेपरेशन किया है पुलिस ने कार्रवाई के लिए या सारी भांजगड़ी अवैध है? नहीं, बेसिकली भांजगड़ी जो शब्द है वो मुझे लगता है, जो अगर पुराना हम देखें, जो हमारा पुराना प्रजातांत्रिक सिस्टम था या पंचायत सिस्टम था, उसमें आपस में मिल के दो पक्षों को बैठाल के एक समझौते करने का पक्ष वो जो प्रक्रिया होती थी वो थी। पर उसमें ये जो लेन देन की चीज़ें इन्वॉल्व नहीं थी। धीरे धीरे समाज में कुरीतियाँ आती गई और लेन देन इन्वॉल्व हो गया। जब लेन देन इन्वॉल्व हुआ तो वो हर व्यक्ति लालच में फंसता चला जाता है और लालच के कारण ही समाज में कुरीतियाँ आने चली चालू हो गई और भंजगड़ी एक प्रक्रिया आनी चालू हो गई कि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, डेड बॉडी हमने वहाँ रख दी, किसी के जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और या बकरी भी मर गई तो भी डेड बॉडी वो बकरी उठा के उसके घर रख दी और आग लगाने का प्रयास करते हैं कि जब तक हम उसका पैसा नहीं दे देगा, उसका जो मूल्य है उसका नहीं चुका देगा, तब तक हम उसको नहीं उठाएंगे। जब मैं आया मैंने एक दो घटनाएं देखी यहाँ पे, फिर जब हमने उस पर कड़ी कार्रवाई की, पर लोगों को समझाने का प्रयास भी किया। जितनी भी हमारी बैठक हुई है उनमें लोगों को समझाया
कि ये प्रक्रिया गलत है। आप बैठ कर डिसाइड करो कि कोई भी चीज़ झगड़ा होता है, छोटा सा झगड़ा होता है, उसे बैठ कर डिसाइड कर दिए। पर बीच में लेन-देन बुरा है कि आप लेन-देन हुआ, आपने 10,000 लिए, उसके 1-1 हज़ार रुपए सबको बाँट दिए और शराब दे दी और लोग शराब चले गए। इससे एक तो क्षेत्र में बेरोज़गारी भी बढ़ती है और अक्रमणता की स्थिति पैदा होती है। जब पुलिस के द्वारा समझाया गया और कानूनी कार्रवाई भी की गई, तो इसमें कमी ज़रूर आई है, पर हम ये तो नहीं बोल सकते कि बंद हो गई, पर कमी आई है और लोगों में भय भी पैदा हो गया। एक सबसे अहम सवाल ये है सर कि डीजे मुक्त आपने झाबुआ जिला कर दिया, ये हम भी बोलेंगे क्योंकि हम भी फील्ड में देखते हैं। आपको अगर एक कार्यकाल और मिलता है झाबुआ का, इस शासन को तय करना है, अगर मिलता है तो आप क्या और ऐसा है आपके मन में जो आप करना चाहेंगे? झाबुआ में चूँकि आपने झाबुआ की जो सर्वाधिक बड़ी समस्या है, झाबुआ और जो था हमारा आदिवासी बेल्ट है, पलायन है। पलायन क्या होता है, बिहाइंड दी कर्टेन सबको स्टोरी मालूम है। पलायन क्यों क्या है, उसके क्या-क्या कारण हैं, सभी लोगों को मालूम है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य जो मैं शुरू में चलो, एक तो शिक्षा की तरफ लोगों को प्रोत्साहित करना, दूसरा मैं लोगों को समझाने का प्रयास भी करता हूँ कि कोई भी बच्चा जा रहा है, बच्ची जा रही है, तो उसके जो बाहर के राज्यों में उसके स्वास्थ्य संबंधी बुरा असर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर जो स्वास्थ्य संबंधी असर पड़ रहा है, मैंने कई लोगों को, तड़वियों को बताने का प्रयास किया। किसी की बच्ची हो, उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो वो गलत है। तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ आने लगी है। तो मेरा अगला फोकस शिक्षा व स्वास्थ्य रहेगा। हेलमेट हर शख्स पहनने दिखे, ये इसकी मुहिम कब शुरू करने जा रहे हैं? निकट अब कुछ दिनों बाद ज़रूर मैं इसमें कोशिश करूँगा कि हेलमेट लोग पहने, पर समस्या ये होती है कि हमारे यहाँ की जनता ग्रामीण अंचल से आती है और गरीब जनता है, तो एक वो बड़ी समस्या आ जाती है, पर कोशिश मैं करूँगा कि जल्दी ही इस चीज़ को मैं लागू कर सकूँ। नशा भी सर एक बुराई के रूप में पूरे देश प्रदेश में फैल रहा है। एमडी ड्रग्स से लेके कई चीज़ें हैं और झाबुआ जिले में भी है ये। नशा मुक्ति का आप अभियान भी शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, ये कैसे इसको रोकने की कोई कोशिश होगी? आपने देखा होगा जितने हमारे सम्मेलन हुए, हमारे थाना में एक गाँव है, भामल गाँव है, वहाँ एक हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम है, मैं नशे के पीछे बता, तो हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक की टीम चालू की है और वो अपनी भीली भाषा में ही लोगों को जो भी नशा है, चाहे वो शराब का नशा हो या अन्य प्रकार के किसी नशा हो, और तीसरा उसमें हेलमेट, उसमें भी ये बताते हैं हम कि इन चीज़ों के, शराब के क्या दुष्परिणाम है, हेलमेट ना लगाने के क्या दुष्परिणाम है और अन्य नशे के क्या दुष्परिणाम। अब हम लोग कुछ ही दिनों में इसमें हम ये जो पाउडर वाले हमारे नशे आते हैं, उसको भी इसमें शामिल करके एक बृहद तरीके से प्रचार प्रसार, नुक्कड़ नाटक, मीडिया के द्वारा हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि ये दूर हो सके। ये सामाजिक जागरूकता का विषय हो गया था, पर ये चर्चाएं कि जावरा या इस तरफ से पूरा गैंग एक ऑपरेट होता है, जो यहाँ कुछ लोग शामिल हैं, इस नेक्सस को कितना चुनौतीपूर्ण ढंग से लेंगे? मुख्यतः इस पे जो बाहर के राज्यों से ड्रग्स आता है, अन्य जिलों से जो ड्रग्स आता है, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस और डीजी साहब, हमारे डीजीपी सर और दोनों हमारे इंदौर जोन के आईजी सर और उज्जैन जोन के आईजी सर, इसमें जड़ से इस पे प्रहार करने में लगे हुए हैं कि हम जो नेक्सस है इसको खत्म कर सकें। थैंक यू सर। तो ये थे एसपी झाबुआ श्री पद्मलोचन शुक्ला। पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, उनके विचार आपको कैसे लगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगले फिर किसी शो में मुलाकात होगी किसी अन्य शख्सियत से। देखते रहिए CB लाइव।